नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपना मीडिया बार बार ये कयास करता है कि संसद की बैठक है तो मोदी सरकार और कांग्रेस में कुछ पटेगी। तभी इशरत जहां मामले में चिदंबरम का विवाद उठा तो पूछा गया कि सरकार विपक्ष से सहयोग चाह रही है या पंगा। ऐसे तो जीएसटी बिल पर कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा। इस तरह की अटकलबाजी का मतलब नहीं है। जान लेना चाहिए कि मोदी सरकार और कांग्रेस में नए कामकाजी संबंध थे और नए हो सकते हैं। मई 2014 में शपथ के बाद से ही मोदी सरकार ने जहां अपनी अकड़ में शुरुआत की, वहीं कांग्रेस ने भी अड़ंगेबाजी का रुख अपनाया। इसका प्रमाण राज्यसभा है। पक्ष ने लोकसभा में अपनी चलाई हुई है तो विपक्ष ने राज्यसभा में। संसद के दो सदन दो तरफ के शक्ति परीक्षण के अखाड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की जैसी बुनावट है और इन दो को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो सोच रही है, उसमें यह सोच नहीं बन सकती कि राजकाज में लेन देन हो। मोदी सरकार को पता है कि कांग्रेस सहयोग नहीं करेगी। कांग्रेस को पता है कि मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। इसलिए जीएसटी जैसे विधेयक पर यदि कोई बात बनी भी तो वह बाहरी कारणों से होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव स्थायी तौर पर बना रहेगा। इसलिए संसद की मौजूदा बैठकों का कुल परिणाम रूटीन वाला होना है। भाजपा बनाम कांग्रेस की दुश्मनी स्थायी है और इसके रंग सियासी से ज्यादा निजी खुन्नस से है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की ख्वाहिशात टकराने लगी है। दोनों जमातों में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंच गई हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा नीतीश को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप रहनुमा आशुतोष ने नीतीश कुमार की हिपोक्रेसी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के वजीर आला नरेंद्र मोदी की मुखालफत करते थे लेकिन बीजेपी के साथ हुकूमत में थे। ये दोहरा रवैया है। उनका कहना है कि सियासत में शख्स नहीं बल्कि नजरिया अहम होता है और नीतीश कुमार संघ के नजरिए के साथ 1.5 दहाई से ज्यादा वक्त तक रहे। आपके माहिरीन जराए का कहना है कि नजरिए के बाद अगला हमला दागी रहनुमाओं के साथ इत्तेहाद को लेकर होगा। केजरीवाल ने 3 साल पहले मुल्क के सबसे बदउनवान रहनुमाओं की फहरिस्त जारी की थी। उनकी पार्टी का कहना है कि इसमें से कई रहनुमाओं की पार्टी से जेडीयू की मफाहमत होने वाली है। आम आदमी पार्टी का ये हमला अभी ढके छिपे अल्फाज में है, लेकिन पंजाब इंतखाबात आते आते हमला मजीद तेज होगा। दरअसल आपके रहनुमा इस बात से फिक्रमंद हैं कि केजरीवाल के मुकाबले नीतीश का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा उनको इस बात की भी फिक्र है कि पंजाब में नीतीश और उनके रहनुमा कांग्रेस की मदद कर सकते हैं। वहां केजरीवाल गैर मुकीम बिहारी वोट के यकीन में हैं। अगर नीतीश सरगर्म हुए जैसा उनके मुशीर और कांग्रेस के हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर चाहते हैं तो पंजाब में आपको मुश्किल होगी। एनडीए में बीजेपी की हिमायती जमातों के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों सूबों में हिमायती जमातों के अंदर खींचतान चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, झारखंड में आजसू और उत्तर प्रदेश में अपना दल के अंदर काफी कशीदगी है, जिसका असर आगे की सियासत पर होगा। बिहार में गुज़िश्ता दिनों बीजेपी की हिमायती जमातों के इंजमाम की बात हो रही थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि जमातों के अंदर ही बिखराव हो चुका है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा और उनके सूबाई सदर अरुण कुमार के दरमियान रिश्ते ठीक नहीं हैं। सूबाई कमेटी की तश्कील को लेकर दोनों में ठनी है, जिसके बाद दोनों एक साथ किसी इजलास में नहीं जा रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान अवाम मोर्चे से जुड़े कई सीनियर रहनुमा इन दिनों बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के राब्ते में हैं। झारखंड में आजसू के साथ और ज्यादा परेशानी है। पार्टी के 4 रुकने असेंबली के बारे में खबर है कि वो पाला बदल सकते हैं। सूबे में खाली हो रही एवान बाला की 2 में से 1 सीट पर आजसू रहनुमा सुदेश महतो दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। वो इंतखाबात न लड़े तो उनके रुकने असेंबली कहीं भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अपना दल में 2 खेमे बन चुके हैं। एक तरफ रुकने पार्लियामेंट अनुप्रिया पटेल हैं तो दूसरी जानिब उनकी वालिदा कृष्णा पटेल हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को लेकर फिक्रमंद हैं। पार्टी के कौमी काउंसिल के इजलास में उन्होंने मीडिया को जो नसीहत दी वो इसी फिक्र का इशारा है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो वजीर आजम के दावेदार हैं और मीडिया के लोगों को दीगर जमातों के रहनुमाओं से इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। दरअसल उनके जेडीयू के सदर बनने के बाद मीडिया ने हर पार्टी के रहनुमा से इस बारे में सवाल पूछा और 1-2 जमातों को छोड़कर किसी ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। तभी माहिरीन जराए का कहना है कि नीतीश कुमार की हिकमत अमली बनाने वालों को लगा कि अभी दावेदार
दावेदारी करना काफी जल्दबाजी हो जाएगा। अवाम और जमातें भी अभी इस तरह की किसी मुहिम के लिए तैयार नहीं है। यूपीए 2 की हुकूमत के आखिरी 3 सालों में बदउनवानी मुखालिफ तहरीक से मुल्क में एक माहौल बना था जिसमें नरेंद्र मोदी लोगों को मुतबादिल के तौर पर नजर आए। वैसा माहौल अभी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार और उनके मुशीर चाहते हैं कि अभी उनकी दावेदारी को ज्यादा तूल न दिया जाए। जेडीयू रहनुमाओं को इस सिलसिले में असली फिक्र कांग्रेस की है। कांग्रेस के रहनुमा उनकी ख्वाहिशात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं। उनको आइंदा इंतखाबात में राहुल गांधी की दावेदारी करनी है, इसलिए वो ऐसी पोजीशनिंग नहीं कर सकते हैं जिसमें किसी इलाकाई पार्टी को ज्यादा तवज्जो मिले। दूसरी फिक्र ये है कि अगर नीतीश कुमार की ख्वाहिशात बढ़ती है तो कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ सकती है। फिर बिहार में भी कांग्रेस की आरजेडी से करीबी बढ़ेगी, जिससे बिहार की सियासत में नए तनासुब बनने लगेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। गुजरात मुल्क का ऐसा पहला सूबा बन गया है जहां पर इक्तिसादी तौर से पसमानदा आला तबके को तालीम और नौकरियों में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। 6 लाख रुपए से कम सालाना आमदनी वाली फैमिली इसके दायरे में आएंगी। गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन पटेल ने आज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की मौजूदगी में इक्तिसादी तौर से पसमानदा आला तबके को 10% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। गुजरात हुकूमत के इस ऐलान का फायदा पाटीदार तबके को भी मिलेगा, जो हार्दिक पटेल की क़यादत में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर तकरीबन गुज़िश्ता 10 महीने से तहरीक चला रहे हैं। पसमानदा आला तबके को 10% रिजर्वेशन का ये कोटा सूबे में SC, ST और OBC के लिए पहले से मौजूद कुल 49.5% रिजर्वेशन से अलग होगा। अब गुजरात में कुल रिजर्वेशन 59.5% हो जाएगा, जो अदालत उज़्मा की तरफ से तय की गई 50% की हद से ज्यादा हो जाएगा। गुजरात के योम तासीस के मौके पर 1 मई को इक्तिसादी तौर से पसमानदा आला तबके को 10% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शराब कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने कहा कि वो लंदन में मजबूरी की वजह से पनाह ले रहे हैं, इसलिए वो अभी लंदन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। माल्या ने आज कहा कि मेरा पासपोर्ट रद्द करना या गिरफ्तार करके बैंकों का पैसा मिलने वाला नहीं है। वो अब भी बैंकों से अच्छा सेटलमेंट चाहते हैं। माल्या ने कहा कि मैं यकीनी तौर पर हिंदुस्तान लौटूंगा। मैं मुहिब्बे वतन हूँ, जिसे तिरंगा फहरा कर फख्र महसूस होता है। माल्या ने कहा कि उनके बारे में जो चीख पुकार मची है, ऐसे में वो लंदन में महफूज रहकर खुश हैं और उनका हिंदुस्तान आने का कोई मंसूबा नहीं है। माल्या ने मीडिया पर वार करते हुए कहा कि वो हुकूमत को बड़े पैमाने पर भड़का रही है। हिंदुस्तान हुकूमत ने जुमेरात को ही ब्रिटिश हाई कमीशन को खत लिखकर विजय माल्या को सुपुर्द करने का मुतालबा किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्ज अदा न करने वाले विजय माल्या गुज़िश्ता महीने मार्च से ही मुल्क से फरार हैं। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने आज कहा कि पनामा पेपर्स में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। आज एवान ज़ेरी में वक्फा सिफर के दौरान किरीट सोमैया के सवाल के जवाब में अरुण जेटली ने कहा कि जिन जिन लोगों के नाम टैक्स चोरी और इससे मुताल्लिक दीगर मामलों में सामने आए हैं उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स कानून में ये उसूल है कि इस बारे में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तब तक मंजर-ए-आम नहीं किया जा सकता है जब तक कि अदालत में मामला दर्ज नहीं हो जाता है। नए नामजद एवान बाला के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने एवान बाला के डिप्टी चेयरमैन पीजी कुरियन के जरिए एवान की कार्रवाई से उनकी तनकीद को हटाए जाने को चैलेंज देते हुए इस फैसले को मनमाना, गैर जरूरी और एवान के उसूलों के खिलाफ बताया है। एवान बाला में स्वामी ने आज कहा कि एवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि यूपीए हुकूमत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी फिल्म मैकेनिका को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, जो की झूठ है। स्वामी ने कहा कि ये झूठ बोलने के लिए वो इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। स्वामी ने कहा कि मैंने डिप्टी चेयरमैन के जरिए मेरे अल्फाज को कार्रवाई से हटाए जाने को चैलेंज देते हुए एवान बाला में एक नोटिस दायर किया है, क्योंकि ये मनमाना, गैर जरूरी और एवान बाला के उसूलों के खिलाफ है। गौरतलब है कि स्वामी ने अक़लियती इदारे के मामले पर बोलते हुए जुमेरात को कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट को निशाना बनाया था और कुछ तनकीद की थी, जिसे एवान बाला के डिप्टी चेयरमैन पीजी कुरियन ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन ने पार्लियामेंट के जोरदार हंगामे के बाद कार्रवाई से हटा दिया था। जुमेरात को पीजे कुरियन ने स्वामी से कहा था कि वो बेवजह दूसरे फरीक को उकसा रहे हैं और उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। स्वामी ने बुध को भी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर भी तंकीद की थी, जिसे ऐवान की कार्रवाई से हटा दिया गया था।
एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद का सबसे भरोसेमंद चेहरा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार हैं। पवार के इस बयान के बाद नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी के खिलाफ सभी सेक्युलर जमातों को मुत्तहिद होने की मुहिम को मजबूती मिली है। पवार ने कहा कि नीतीश कुमार एक चहेते वजीर आला हैं और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सेक्युलर जमातों को मुत्तहिद होने का नजरिया देकर एक अहम कदम उठाया है। पवार ने कहा कि आरजेडी रहनुमा लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी को हराया है। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संसद की बैठकें पक्ष विपक्ष में सीधे टकराव की बानगी यदि है तो है। इससे कोई राजनीतिक प्रबंध इसलिए ठीक नहीं कर सकता क्योंकि नेताओं की निज खुन्नस हावी है। रिश्तों की पुरानी बुनावट पर ही पार्टियों का व्यवहार ढला हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों कांग्रेस नेताओं का लिहाज करेंगे, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। ऐवान में इस बार का टकराव तारीखी है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों आमने सामने हैं। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में नए खुलासे के साथ जो तनाजा शुरू हुआ था वो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बदनवानी तक आ पहुंचा। बीजेपी रहनुमाओं ने पहले इशरत जहां एनकाउंटर में सोनिया गांधी से जवाब मांगना शुरू किया था। सोनिया के साथ साथ पी चिदम्बरम को बीजेपी रहनुमाओं ने निशाना बनाया और सोनिया चिदम्बरम को हिंदू मुखालिफ ठहराने की मुहिम छेड़ी। मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस का मामला अपने आप इससे जुड़ता गया, लेकिन पहले 2 दिन के बाद ही तस्वीर बदल गई। सारा मामला हेलीकॉप्टर बदनवानी पर फोकस हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सोनिया गांधी पर इल्जाम आयद किया। बीजेपी सदर अमित शाह ने भी मंजर-ए-आम आकर रैली में कहा कि सोनिया गांधी बताएं कि हेलीकॉप्टर बदनवानी में कांग्रेस के किस रहनुमा ने रिश्वत ली है। हमला सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई बातों का खुलासा कर रहे हैं। इटली की अदालत में हुई समाअत से जो बातें निकली है उनको मंजर-ए-आम किया जा रहा है। हुकूमत और बीजेपी दोनों ने इस मामले में कांग्रेस को बदनाम करने की मुहिम छेड़ी है। सोनिया और उनके मुशीर निशाने पर हैं। बीजेपी को ये इश्यू दूसरे बॉफोर्स की तरह नजर आ रहा है, इसलिए पार्टी इस मसले को छोड़ भी नहीं सकती है। हालांकि हुकूमत और बीजेपी के मैनेजरों की तरफ से कांग्रेस को मनाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इशरत जहां मामला, नेशनल हेराल्ड मामला और हेलीकॉप्टर बदनवानी का मामला जिस मुकाम पर पहुंचा है उसमें समझौता मुश्किल नजर आ रहा है। इन मसलों का तनाजा अपनी जगह है, लेकिन असली मामला रहनुमाओं की जाती खुन्नस का है। गुजरात के वजीर आला रहते हुए नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से हमले हुए हैं उसे देखते हुए रिश्तों के सुधरने के इम्कानात पहले से नहीं थे। सोनिया गांधी ने गुजरात की तशहीर में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। हालांकि सियासी तौर से यह हमला नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद रहा था, लेकिन यकीनी तौर से इसकी कसक उनके मन में होगी। अब उनके हाथ जब इतने मामले आ चुके हैं तो वो क्यों इसे हाथ से जाने देंगे। इसके अलावा मोदी ने इस सोच के साथ दिल्ली में काम शुरू किया, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जब हुकूमत ने इस अकड़ के साथ काम शुरू किया तभी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ टकराव के इशारे मिलने लगे थे। मोदी को इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस के तई उनका जो रुख है वो आखिरकार लोगों को अपील करने वाला है। कांग्रेस मुक्त भारत का उनका नारा सियासी तौर से फायदा पहुंचाने वाला है, इसलिए कांग्रेस को बैकफुट पर रखना उनकी हिकमत अमली होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ लेन देन करके कानूनी काम निकालने की सोच नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं लग रही है। वजीर आजम और वजीर खजाना दोनों मान रहे हैं कि जीएसटी बिल काफी अहम है। इस इजलास में जीएसटी लाने की तैयारी भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इक्तिसादी मसलों के ऊपर सियासी मसले हावी हो चुके हैं। आइंदा साल उत्तर प्रदेश में इंतखाबात है और उसके बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो जाएगी। ऐसे में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों मफाहमत की बजाय टकराव की सियासत करेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार बनाम कांग्रेस की भिड़ंत पर चर्चा करेंगे। इशरत जहां मामले में चिदम्बरम पर भाजपा का हल्ला बोल बुनियादी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हल्ला बोल है। मनमोहन सरकार के वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तंग करने के लिए कांग्रेस ने जो किया उसे भला भाजपा कैसे भूल सकती है। ऐसे में संसद में परस्पर सहयोग कैसे संभव है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, इशरत जहां के मामले में मोदी सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोला तो मीडिया में एक कयास लगा कि ये तो एक तरह से सरकार जबरदस्ती का पंगा पाल रही है। संसद सत्र के अंदर जीएसटी का बिल है, फिर उसमें कांग्रेस सहयोग नहीं देगी। आपका मानना है क्या है कि पक्ष और विपक्ष और खास तौर पे मोदी सरकार और कांग्रेस में सचमुच में कभी केमिस्ट्री बन सकती है? व्यास जी, ऐसा है कि जब नरेंद्र मोदी हिस्टोरिक मैंडेट लेके जीत के आए उसके बाद 2 इश्यू थे जिसके ऊपर कांग्रेस खुद
कोऑपरेशन करना चाहती थी। एक था लैंड बिल और दूसरा था जीएसटी। उसके अंदर कांग्रेस के जो फॉर्मर मिनिस्टर वो भी बताते थे कि भाई तो ये हमारे बिल है, हम कैसा अपोज कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बीजेपी के अंदर जो मैनेजर्स रहे होंगे या जो पर्सनैलिटी रही होंगी या फिर कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड रहे होगा, धीरे धीरे ये जो दूरी है वो बढ़ती गई है। नहीं, उसमें ये नहीं लगता कि शुरू से ही केमिस्ट्री, मतलब आप ये कह रहे हैं, लेकिन बावजूद यानी केमिस्ट्री तो नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की कभी अच्छी थी नहीं। उसके बाद में उन्होंने जो कांग्रेस मुक्त अभियान चलाया और कांग्रेस को 44 लेके आए, उसके बावजूद भी कांग्रेस में एक सेक्शन था कि हम दूसरे अपोजिशन पार्टी जैसे नहीं है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हमको करना चाहिए, नेशनल इश्यूज पे हमको कोऑपरेशन करना चाहिए, ये था। लेकिन जो बीजेपी के मैनेजर्स है उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि ये दोनों कभी एक ना हो जाए। मतलब ये आपके अनुसार बीजेपी की तरफ की कमी रही है? मुझे लगता है कमी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद शुरुआत में एक तरह से अकड़ के हिसाब से चले, इसलिए कांग्रेस में पूरी तरह हुई, या कांग्रेस में पुरानी खुन्नस इनके दोनों के प्रति थी इसलिए गड़बड़ हुई? ऐसा है कि बिटरनेस तो था ही, गुजरात का इशू था, सोहराब वो मौत का सौदागर था, ये सब हुआ था। उसके बावजूद भी कांग्रेस में एक थिंकिंग थी कि हम हर इश्यू पे चिल्लाना नहीं है, हम अलग है, हमको मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का, ठीक है, हमको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं दिया, लेकिन कुछ इश्यू पे हम सहमति कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनैलिटी बीजेपी में रही है, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे अमित शाह की हो, चाहे मैनेजर्स की हो, आपको याद होगा जीएसटी पे खुद नरेंद्र मोदी ने उनको घर पे बुलाया था, यानी इतना नहीं था, लेकिन कोई ना कोई एक सेक्शन है, दोनों तरफ से शायद हो सकता है, कांग्रेस में भी हो सकता है, बीजेपी में ज्यादा हो सकता है कि वो चाहता है कि कन्फ्रंटेशन जारी रहे। जी नहीं, पर इस कन्फ्रंटेशन के हिसाब से अब जो संसद के दोनों, एक तरह से ये देखा जाए लोकसभा में बीजेपी अपने हिसाब से जो चाहती होता है और राज्यसभा में शक्ति परीक्षण जो है वो विपक्ष अपने तो दो अखाड़े एक तरह से हो गए। तो इसमें पूरी जो विधायकी काम है ये, इसका क्या असर होता हुआ अभी, क्योंकि अभी कुछ दिन है, इसमें कुछ संबंध बनते लगते हैं। ऐसा है कि विधायक के अंदर अभी वो रहा नहीं कि हमको कुछ बिल नेशनल इंटरेस्ट में पास करना है। अभी ये कि ठीक है तुम हमको कॉर्नर करते तो हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि जो एंटी बीजेपी जो प्लेटफॉर्म है या जो न्यूक्लियस है वो कांग्रेस के पास में है, चाहे उसके पास नंबर हो न हो, जो भी हो, उनको चिल्लाना है। जेडीयू उनके साथ में रहेगा, आरजेडी उनके साथ में रहेगा, लेफ्ट उनके साथ में रहेगा। मायावती और यानी बीएसपी और सपा जो है वो दो दूरी रखना चाहते हैं, लेकिन वो यूपी सेंट्रिक उनका पॉलिटिक्स रहेगा, कहीं कहीं सेंटर के साथ में रहेंगे, वॉकआउट करेंगे नहीं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कई बार अपने ढंग से बातचीत करने या ये करने की कई कोशिश की, भाई हम बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक भी होती है, तमाम होती है, लेकिन अभी 3 साल है इस संसद के चलने के, तमाम बातें कोई आधार नहीं बनता हुआ संभव लगता है। आप भी बहुत दिन से पॉलिटिक्स देखते हैं, बीजेपी के अंदर एक ऐसी पिकुलरिटी ऐसी हो गई है, सभी हार्डलाइनर्स बने हैं। जितने नरेंद्र मोदी हार्डलाइनर है उतने अमित शाह है, उतने वेंकैया है, और उसके अंदर अरुण जेटली अपना जो भी गेम होता है वो खेलते रहते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम अपोजिशन को जवाब देना नहीं होता, वो तो दूसरे लोग करते हैं, उनका काम फ्लोर मैनेजमेंट का होता है। लेकिन 2 साल के अंदर इनके अंदर फ्लोर मैनेजर कौन है ये अभी बाहर ही नहीं आया, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट हो ही नहीं रहा है। नहीं, मतलब ये कि भाजपा की तरफ से बाकी पार्टियों के साथ में फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम होता था, जो पहले कांग्रेस के लोग भी किया करते थे, वो व्यवस्था, वो मैकेनिज्म नहीं बना, वो नहीं बन रहा है। वो नहीं इसलिए बन रहा है कि सभी लोग स्ट्रांग है। नहीं, वो स्ट्रांग है या सभी को अनुभव नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात और अमित शाह ये जो है, या भाजपा संगठन के अंदर भी बाकी दूसरे नेता वो बाहर से है, लोकसभा संसद का अनुभव नहीं है, इस कारण दिक्कत है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ठीक है राजस्थान यहाँ गुजरात से आए होंगे, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पे जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद में वेंकैया नायडू अटल जी के कैबिनेट में थे, अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह भी थे। तो उनको पता है कि भाई हमारी मेजोरिटी राज्यसभा में नहीं है, हमको बिल पास करना है। कोई भी सरकार का पहला काम होता है अपने बिल पास करो। अपोजिशन तो रहेगा ही रहेगा, पोजीशन तो रहेंगे, उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन इस सरकार में ये बाहर नहीं आया है। अब 2 साल हुए, आने वाले 3 साल में क्यों आएगा ये? केसरी जी की एक फेज तक कांग्रेस भी सहयोग करने के मूड में थी, लेकिन राहुल गांधी जब लंबी छुट्टी के बाद आए, फिर एक अलग अंदाज, अलग तेवर अपना लिया, उसके कारण कॉन्फिडेंस कुछ हो गया बहुत जल्दी। वो भी हो सकता है, आपने जो कहा, क्योंकि रणनीति के नाते लगता है कि अब कुछ आक्रामक हो रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक विपक्ष में भी सोच बन गई है। ऐसा है कि राहुल गांधी आ गए,
1 महीने पे छुट्टी पे गए, उसके बाद में उन्होंने एग्रेसिव पोजीशन लिया। एग्रेसिव पोजीशन लेनी पड़ती है, लेकिन कन्फ्रंटेशन जैसा केजरीवाल है उससे ज्यादा कांग्रेस करना चाहती है, जी। जैसा आम आदमी पार्टी है। ये होड़ है, एक तरह से विपक्ष में भी होड़ है। ये हो रहा है, ये हो रही है। जब केजरीवाल अटैक करता है डायरेक्ट, एक चीफ मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री को अटैक करता है, तो हम तो अपोजिशन में बैठे, और आपको याद होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटस नहीं दिया। हाँ। उसके बाद में कांग्रेस के एमपीज को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो ये सब बिटरनेस हर लेवल पे बढ़ती गई है, इसका ये बढ़ती गई है। हाँ। अब बीजेपी बोलेंगे कि अपोजिशन हमको कोऑपरेशन नहीं दे रहा है, अपोजिशन बोलेंगे कि गवर्नमेंट अहमन्य है, ये उनके अंदर एडमेंट है, तो ये चलते रहेगा। उसके अंदर अरुण जेटली जैसा जो एक कॉमन फेस होता था कि जो मतलब बातचीत करके करे, डिफरेंसेस रहेंगे लेकिन हम इतना बिल पास करेंगे। इसके पहले प्रमोद महाजन थे, उस समय आपको याद होगा, इधर माधवराज सिंधिया थे, उनके जाने के बाद शिवराज पाटिल थे, वो फॉर्मर स्पीकर थे। तो आइडियोलॉजी अलग है, अपोजिशन अलग है, लेकिन कुछ वो समय एक वो सिस्टम था, कुछ चेहरे थे जिनके कारण हो रहा था। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बन गई थी। इसके अंदर केमिस्ट्री अभी तक तो नहीं बनी है। जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।